हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर्स है ये हम एमएसटी सीईटी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये जो इक्वेशन है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, ये लाइन का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है और कोनिक्स का भी हो सकता है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होने के लिए हमने एक कंडीशन देखी थी, जो कि क्या कंडीशन थी, डेल्टा इक्वल्स टू 0। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं है तो फिर से पढ़ो उसको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 होने के बाद ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब ये जॉइंट इक्वेशन है किनका, दो लाइन का। तो यहाँ पे सवाल ऐसे बनता है कि अगर वो दो लाइन है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हमने ये एक्यूट एंगल भी निकाला था, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था। तो सवाल ऐसे पूछता है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताइए। अब ये जो पॉइंट है इसी को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये एक जो हमने स्ट्रेट लाइन के जो चैप्टर पढ़ाए थे हमने, जो कि आपको 11th में है, उसमें भी दो अलग अलग सेपरेट इक्वेशंस आते हैं और उसमें भी एक सवाल आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वहाँ पे हमने क्या किया था, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। फिर वहाँ से एक एक्स और वाई की वैल्यू आई थी और उसी को हमने बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो वे हो सकते। एक तो आप ये जो जॉइंट इक्वेशन है इसको आप सेपरेट इक्वेशन बनाइए और फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, उसको ही बोलना है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इस मेथड से अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत सारा समय लग सकता है और जो हमारा प्रॉब्लम है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, तो इसकी प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर है कि ये जो गिवन इक्वेशन होगा, जो कुछ भी आपको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होगा, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मतलब आपका उसको डेरिवेटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव लेना है वो पार्शियल डिफ्रैक्शंस करना है, उसको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है उसका। अब वो क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस होगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये पार्शियली जो वर्ड है वो आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि पार्शियली डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पार्शियली का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तब y जो होगा वो कांस्टेंट कंसिडर होगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो जो x होगा बचा हुआ, उसको हमें कांस्टेंट कंसिडर करना है। और फिर अगर x आया कहीं पे तो उसका डेरिवेटिव कितना लेना है, हमें 0 लेना है, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमें डेरिवेटिव में बताया है। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है पार्शियल डेरिवेटिव में, कि पार्शियल डेरिवेटिव में हमें x से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट होगा और y से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इस पे सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल है नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब करना क्या है, इस इक्वेशन को दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे हम, उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशन आएंगे उसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उसके बाद जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी वही होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। आया समझ में, क्या करना है हमें, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको बोलना है इक्वेशन नंबर 1, और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको बोलना है इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं, उसका सॉल्यूशंस। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये कोई क्वेश्चन है, इसका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखिए 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। तो 2x इंटू 2 कितना होगा, ये 4x।
अब देखिए यहाँ पे -5xy, अब इसमें से -5x क्या है, कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा 1, तो 1 इंटू -5y कितना हो जाएगा -5y। ठीक है, याद रहिएगा, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने क्या बोला, y कांस्टेंट है लेकिन y के साथ मल्टीपल में वेरिएबल भी है, तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लेना है हमें। जहाँ पे y सिर्फ अकेला प्रेजेंट होगा वहीं पर हमें क्या लेना है, उसका डेरिवेटिव 0। जैसे यहाँ पे 3y², तो y क्या है कांस्टेंट, 3b क्या है कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो गई यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। कांस्टेंट के साथ अगर कोई मल्टीपल में वेरिएबल है तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, तो वो हम कांस्टेंट आउट ऑफ डेरिवेटिव लेते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए -5y कांस्टेंट है आउट ऑफ डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव कितना आया 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, y² भी कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। फिर 8x का डेरिवेटिव कितना होगा, 8 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो ये +8। 9y कांस्टेंट है, फिर डेरिवेटिव इसका 0, 6 भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव उसका 0 आया। तो ये इक्वेशन मिला, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे मिला, हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x से पार्शियली डिफरेंशिएट किया। अब हम इसी इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए x है तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए x और 5 कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 इंटू -5x कितना हो जाएगा -5x। ठीक है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया, इसको y डिफरेंशिएट किया तो -5x एज इट इज बचा। यहाँ पे देखिए 3y², यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y, तो ये कितना हो जाएगा 3 to the 6y। ठीक है, अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू हम y डिफरेंशिएट करें तो x क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो 8 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे -9y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो -9y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -9, और 6 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो हमें मिला ये इक्वेशंस। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिले हमें। फिर से एक बार बताना चाहूँगा आप लोगों को, पहला इक्वेशन कैसे मिला हमें, गिवन इक्वेशन को जो कुछ भी हमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होगा उसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, और उसी को हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। फिर 2 इक्वेशंस मिलेंगे, इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बस फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20x, माइनस 5 इंटू 5 25y, और ये 8 इंटू 5 प्लस 40 इक्वस टू 0। तो यहाँ पे 0 रह गया तो इक्वस टू 0, यहाँ पर भी इक्वस टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड जो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 से पूरी सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 माइनस 20x, फिर 6 इंटू 4 24y प्लस में आ जाएगा, और ये 9 इंटू 4 36 इक्वस टू 0। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, एडिशन कर लेंगे तो ये -20x प्लस 20x गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा -25y प्लस 24y, तो कितना बचा यहाँ पे -y, और ये 40 माइनस 36, तो 40 माइनस 36 कितना होगा यहाँ पे +4 इक्वस टू 0, तो y इक्वस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 4। अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 4 किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में ही रख देंगे, क्या है 4x माइनस 5y प्लस 8 इक्वस टू 0, तो y की वैल्यू 4 रख देंगे। तो देखिए 4x माइनस 5 इंटू y कितना है यहाँ पे 4 प्लस 8 इक्वस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 इक्वस टू 0, तो ये 4x माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12 इक्वस टू 0, तो 4x इक्वस टू 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 12/4 दैट इज़ 3। तो x और 3
x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा 3,4 और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमें किसी भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होते हैं। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम लेंगे इस पे सेकेंड वाला, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। सेकेंड इक्वेशन का भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो ठीक है, तो हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। सेकेंड वाले का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले x से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, y स्क्वायर इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, 3y इज द कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे 2 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इक्वल्स टू क्या मिला 0। ठीक है, तो यहाँ से तो सीधा x की वैल्यू निकल सकती है। तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1 और x इक्वल्स टू कितना -1/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम y से डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो x क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2y, x इज द कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। फिर 3y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा +3 और -2 इज द कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ से 2y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू कितना मिला 3/2। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या मिला हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस विल बी, तो हमारा आंसर होगा x पहले -1/2, 3/2 और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं फिर अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे होमोजीनस इक्वेशंस। तो हेडिंग लगा दो, पेन और कॉपी लेके ही बैठा करो आप लोग। होमोजीनस इक्वेशंस। ठीक है, बेहतर पढ़ाई के लिए आप लोगों को क्या करना है, जब कभी भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं आपको अपनी पेन और कॉपी लेके ही बैठना है। ठीक है, और जब कभी भी मैं कोई क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहा होऊंगा बोर्ड पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो थोड़ा पॉज करना है और खुद उसको ट्राई करना है सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर बन सकेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो आप सभी लोग, होमोजीनस इक्वेशंस। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि होमोजीनस इक्वेशंस क्या होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो था उसी की ये स्पेशल केस है। तो इसमें क्या होगा तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर है और वो कहाँ से पास आउट हो रही है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है, तो ठीक है, तो उसका जो इक्वेशंस आएगा जनरल इक्वेशन, उसमें कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसका इक्वेशंस क्या आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ax + by = 0। मतलब क्या कि उसमें x प्रेजेंट होगा, y प्रेजेंट होगा। c जो था जनरल इक्वेशन क्या था, ax + by + c = 0। तो यहाँ पे c अगर एब्सेंट है तो वो 100% लाइन कहाँ से पास आउट होगी, ओरिजिन में से पास आउट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 3x + 2y = 0, ये लाइन कहाँ से पास आउट होगी, ओरिजिन में से। कैसे पहचाना हमने, इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि x + 2y + 3 = 0, क्या ये लाइन ओरिजिन में से पास आउट होगी क्या, तो आंसर है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है। अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है तो ओरिजिन में से वो नहीं जाएंगी। फिर कहाँ से जाएंगी, तो ओरिजिन छोड़ के वो कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, तो अभी इसमें हमने देखा कि ओरिजिन में से जो लाइन जाएंगी उसका जो इक्वेशंस होता है वो उसमें कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे हमने दो लाइंस लिए हैं, एक लिया L1 और एक ली हमने L2, और दोनों लाइन कहाँ से पास आउट हो रही है यहाँ पे, ओरिजिन में से। अब मैं बोलूँ आपको L1 का जो इक्वेशन है वो है a1x + b1y = 0।
तो क्या ये इक्वेशन सही है? तो आंसर है हाँ सही है, क्योंकि a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये L1 है जो कि ओरिजिन में से जा रही है। और L2 जो होगा वो क्या होगा, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, इसमें भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कहाँ से जाएंगी, ओरिजिन में से ही जाएंगी। अब ये जो इक्वेशंस आए हैं, ये कौन से इक्वेशन आए, इनके सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनका मुझे जॉइंट इक्वेशन चाहिए, तो जॉइंट इक्वेशन पिछले लेक्चर में हमने देखा था बहुत अच्छे से कि जॉइंट इक्वेशन कैसे होता है, L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 इक्वल्स टू 0। तो L1 यहाँ पे ये होगा a1x प्लस b1y, और L2 के लिए हमें क्या लेना है, ये वाली टर्म्स जो है a2x प्लस b2y और इक्वल्स टू क्या रखना है, 0। दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, जॉइंट इक्वेशन। तो वो क्या होगा, a1 a2x स्क्वायर, फिर a1x और a1x इंटू b2y, तो क्या होगा प्लस a1 b2xy, फिर b1y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, a2 पहले लिखेंगे फिर b1 लिखेंगे और xy हो जाएगा, और यहाँ पे b1y इंटू b2y, तो व्हाट इज़ द आंसर, b1 b2 y स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें xy कॉमन है दोनों के पास, तो कॉमन ले लेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, तो वो होगा a1 a2 x स्क्वायर प्लस xy मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा a1 b2 और a2 b1 xy, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस b1 b2 y स्क्वायर, तो प्लस b1 b2 और ये y का स्क्वायर, b2 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ इस इक्वेशन में, a1 a2 जहाँ पे वहाँ पे a रखता हूँ, और ये जो है b1 b2 यहाँ पे रखता हूँ क्या, b, और ये जो टर्म्स है कौन सी वाली, a1 b2 प्लस a2 b1 यहाँ पे रखता हूँ 2h, ठीक है। ये न्यू रिप्लेसमेंट करता हूँ मैं, तो ये इक्वेशंस क्या होगा, तो यहाँ पे a रखना है, तो ये इक्वेशन होगा ax स्क्वायर, यहाँ पे रखना है 2h, तो ये होगा 2h और xy प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या रखना है b, तो ये होगा प्लस b y स्क्वायर, और ये क्या है इक्वल्स टू 0 है, तो ये इक्वेशंस मिला। अब ये जाहिर बात है कि ये जो इक्वेशंस है ये कौन सा इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। किन दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, ऐसी दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास आउट होती है। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें x प्रेजेंट है उसका पावर 2 है, y प्रेजेंट है उसका पावर 2 है, x प्रेजेंट है उसका पावर 1 और y प्रेजेंट है उसका पावर 1, तो दोनों मिला के यहाँ डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है 2, x की 1 y की 1 कुल मिला के 2, और यहाँ पे y की डिग्री कितनी है 2, मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो सेम है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या है, होमोजीनस इक्वेशंस, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, मतलब उसकी डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। तो डिग्री यहाँ पे कितनी है पूरी इक्वेशन की, 2 है, और यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि जो भी होमोजीनियस इक्वेशंस होगा, जितने भी होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे ओरिजिन में से पास आउट होने वाले होंगे, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे डिग्री कितने 2, तो कितने इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों लाइन कहाँ से पास आउट होगी, तो आंसर है ओरिजिन में से वो लाइन पास आउट होगी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आपने ये नोट डाउन करना है आप लोगों को, और ये इक्वेशन याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसी इक्वेशन का नाम क्या है, होमोजीनियस इक्वेशंस। ये दूसरा और कुछ नहीं है, जॉइंट इक्वेशन ही है। कैसे दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, जो दो लाइन ओरिजिन में से पास आउट होती है उसी का जॉइंट इक्वेशन है। देखिए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस वो अलग था, उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, इतनी टर्म तो थी ही, लेकिन 2gx प्लस 2fy प्लस c भी प्रेजेंट था। अगर वैसा है तो वो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा, उसमें भी दो लाइन होगी अगर डेल्टा 0 आया तो। यहाँ पे डेल्टा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे डिग्री 2 वाले वो सारे के सारे दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों भी
ओरिजिन में से पास आउट होगे। वो सर्कल का नहीं होगा, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, एंड बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस आया हमारा ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये तो हमने अभी पढ़ा कि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों भी लाइन कहाँ से जाएंगी, ओरिजिन में से पास आउट जाएंगी। अब ओरिजिन में से जो लाइन जाती है उसका इक्वेशंस क्या होता है, ax प्लस by इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि उसमें कांस्टेंट नहीं होता है, तो ax प्लस by इक्वल्स टू 0। मैं आपसे बोलूँ कि ये क्या चीज़ है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। इसमें कितने लाइन है, दो लाइन है, दोनों भी कहाँ से जाते हैं, ओरिजिन में से जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक लीनियर इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन को वो रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी कहाँ जाएंगी, ओरिजिन से पास आउट हो जाएंगी। तो इसमें जो दो लाइन है उसमें कि ये एक लाइन होगी 100%। क्यों, क्योंकि इसमें जो दो लाइन है, दोनों लाइन कहाँ से जाती है, ओरिजिन में से, और ये भी किस में से जाती है, ओरिजिन में से। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि by इक्वल्स टू ax को इधर लेके आएंगे तो माइनस ax होगा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस a/bx। और एक्चुअल में माइनस a/b क्या होता है, याद करिए ज़रा पिछला लेक्चर जो कि स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ाया था, माइनस a/b इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन। तो y इक्वल्स टू mx, ये वो लाइन है जो ओरिजिन में से जाती है। चाहे y इक्वल्स टू mx लिखा हो या फिर ax प्लस by इक्वल्स टू 0 लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। ये और ये लाइन अलग अलग नहीं है, एक ही है, बस घुमा के बोला गया है ax प्लस by इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू mx एक ही लाइन। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, y इक्वल्स टू mx, यहाँ से y बाय एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो y बाय एक्स इक्वल्स टू आ जाएंगे यहाँ पे m। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस है इसको हम क्या करते हैं, x से डिवाइड कर लेते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ax² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2hxy डिवाइडेड बाय x² प्लस by² डिवाइडेड बाय x² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये x² कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, 2hy बाय एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे y बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, तो y/x उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब हम जानते हैं कि y बाय एक्स को हम क्या पुट कर सकते हैं, m कर सकते हैं, और वो इसमें रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ओरिजिन में से पास आउट होती है, तो ये भी तो ओरिजिन में से ही पास आउट होती है। तो जहाँ पे y बाय एक्स है वहाँ पे m रख देंगे, तो ये क्या मिलेगा, a प्लस 2h, y बाय एक्स को m रखना है, प्लस b, y बाय एक्स को m रखना है, उसका स्क्वायर है तो m² इक्वल्स टू 0। तो इसको अच्छे से लिखेंगे, तो bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशंस जो मिला हमें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ये जो इक्वेशन मिला, ध्यान से देखिए इसको, कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको 10th में आपने पढ़ा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये भी क्या मिला हमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट हुआ करते थे, तो आंसर 2 हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कौन है, जब ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का इक्वेशन था तो वहाँ पे x वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन होगा, m होगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू किसकी होगी, तो दो वैल्यू यहाँ पे m की होगी। क्यों दो वैल्यू होगी m की, क्योंकि दो लाइन है और दोनों भी कहाँ से जाती है, ओरिजिन में से। तो m यहाँ पे क्या है, स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप की दो वैल्यू मिलेगी क्योंकि दो लाइन्स हैं। तो वहाँ पे जैसे कि मैं आपको रिवाइज करता हूँ, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका। तो यहाँ पे आपने अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स माने थे, तो दो फॉर्मूले डिराइव किए थे आप लोगों ने कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या था, माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा था c/a। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है हमें कि यही यहाँ पे अल्फ़ा बीटा न लेके यहाँ पे दो स्लोप लेंगे हम। यहाँ पे
व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द स्लोप ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा? m। तो दो स्लोप हो गए, तो पहले को बोलेंगे m1 और दूसरे को बोलेंगे m2। तो m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ पे मिडल वाला, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी यहाँ पे लास्ट वाला। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कौन सा? मिडल वाला, तो ट्वाइस एच अपॉन फर्स्ट ए, मतलब यहाँ पे कौन है? बी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ए बी यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है। तो यहाँ पे क्या करना है? मिडल डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो वही किया हमने, मिडल डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे m1 इंटू m2 आ जाएगा क्या? c अपॉन ए, लास्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो लास्ट ए है और फर्स्ट क्या है? बी। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले मिले। कौन से दो फॉर्मूले मिले यहाँ पे? पहला मिला m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी, और जो सेकेंड फॉर्मूला मिला वो मिला हमें m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन बी। ये दोनों भी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से रटना है, याद करना है इनको, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन भी याद करना है। इस इक्वेशन का नाम क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशंस। और ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है। दिस इज व्हाट m1 प्लस m2 इज नथिंग बट सम ऑफ स्लोप, एंड दिस इज व्हाट m1 इंटू m2 मल्टीप्लीकेशन है, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी और m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन बी। इस पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं, तो धीरे धीरे हम उस क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशंस आया था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था? 0 था। ठीक है, अब ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है। ठीक है, कैसे भी हो सकती है। सपोज ये L1 है और ये L2 है, तो इनके बीच का जो ये एक्यूट एंगल है ये भी हमें निकालना होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं MST CT में, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन दैट लाइन। ऐसे ही सेम हमने देखा था जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में, इसका भी वैसे ही क्वेश्चंस है, वही फॉर्मूला है, सब कुछ वही है। पैरेलल के लिए भी वही कंडीशन है और परपेंडिकुलर के लिए भी वही कंडीशन है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी चीज़ें हम देखेंगे। तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल पूछते हैं, तो क्या फॉर्मूला था ज़रा याद करिए पिछले लेक्चर का, लेक्चर नंबर 1 में। तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्या था? 2 इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए भी है और जनरल सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन है उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा कि दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है एक्यूट एंगल, वो पता चलेगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है। तो पैरेलल के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशंस है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इसका आंसर कितना आया? 0 आया, तो वो लाइन कैसी होगी? एक दूसरे को पैरेलल होगी। अब यहाँ पे पैरेलल होगी तो दोनों लाइन पैरेलल अगर होगी और दोनों ओरिजिन से पास आउट होगी तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो उसी को कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। तो पैरेलल के लिए यहाँ पे वर्ड कौन सा आ जाएगा? कोइंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पैरेलल होने के लिए दो अलग अलग तो लाइन नहीं होगी, क्योंकि अगर दो अलग अलग लाइन होगी तो दोनों ओरिजिन में से पास आउट नहीं हो सकती है। तो दोनों अगर ओरिजिन से पास आउट है और वो पैरेलल है तो इसका मतलब 100% वो एक के ऊपर एक ही होगी, मतलब कोइंसिडेंट होगी। फिर नेक्स्ट जो आता है वो परपेंडिकुलर आता है कि परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है। तो परपेंडिकुलर के लिए याद करिए ज़रा क्या था? a प्लस बी इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 नहीं आया, 0 से छोटा आया, तो अगर 0 से छोटा आया तो लाइन्स आर इमेजिनरी, नॉट रियल, नॉट रियल। और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन अगर 0 आया तो लाइन्स आर रियल,
रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो लाइंस होगी और दो अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कब रियल होती है कब नॉट रियल होती है। जब दोनों एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आया तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक लाई करेंगी। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आया तो लाइन्स रियल नहीं होती है, इमेजिनरी होती है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रियल लाइन होगी और दोनों अलग अलग लाइन होगी, एक के ऊपर एक नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस आया था उसका एक्यूट एंगल का फॉर्मूला ये होता है, जो कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन का भी यही आया था। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, जो कि हमें सेकेंड में पता चल सकता है कि एंगल कितना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे कि 2x² प्लस 5xy माइनस 2y² इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं कि ये कोई इक्वेशन है जिसका हमें एक्यूट एंगल निकालना है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर लेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, फिर आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक नज़र इस पे डालना है कि कहीं पे a प्लस बी इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तो दोनों लाइन कैसे होगी, परपेंडिकुलर। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो 2 - 2 कितना आ रहा है यहाँ पे, 0। तो a प्लस बी 0 है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, सेम क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था, अगर आपको याद होगा तो, कि a प्लस बी की वैल्यू 0 थी और आपको परपेंडिकुलर दिखाना था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों ने जितना भी पढ़ाया मैंने वो आप नोट डाउन किया होगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनते हैं। क्वेश्चन है फाइंड कि इफ स्लोप ऑफ one of the pair of line represented by kx² plus 10xy plus y² equals to 0 is 4 times the other। देखिए, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस आपके पास होंगे। क्या बोलेगा कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, या फिर 3 से ज़्यादा है, एक्सिस बाई 3 या फिर डिफर बाई 3। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, अगर स्लोप की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, कहीं से भी आपको अगर स्लोप की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो आपको क्या करना है, जो m1 प्लस m2 फॉर्मूला था -τh/b और दूसरा था m1 इंटू m2 क्या था, a/b, उसका यूज़ करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये तो बहुत सिंपल है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज़ 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर। मतलब यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 4 टाइम्स है। मतलब पहले लाइन का स्लोप मानेंगे m1 तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा, m2। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चलेंगी, m1 इक्वल्स टू 4m2। अगर ऐसा होगा कि दो स्लोप जो होंगे उनका डिफरेंस 4 है तो m1 माइनस m2 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, कहीं पे ऐसा होगा कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज एक्सिस बाय 2 द अदर, मतलब क्या कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 2 से ज़्यादा है, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 प्लस 2 होगा। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, सेम लॉजिक यही लगाना है कि m1 प्लस m2 और दूसरा फॉर्मूला m1 इंटू m2 ये लगाना है। और दूसरी चीज़, अगर डिफरेंस वाला अगर आया तो आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और -4 टाइम्स m1 इंटू m2। ये बोर्ड में भी आपने देखा होगा जब आपने पढ़ाई की होगी, नहीं देखा है तो खैर छोड़ो, अब देख लेना। अब आपको पता चला होगा कि m1 माइनस m2 अगर डिफरेंस दिया हुआ है या फिर एक्सेस दिया हुआ है तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो खैर ये तो तब की बात है। अब इस क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल्स टू होगा यहाँ पे k, ट्वाइस h की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दी मैंने, और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो मैंने क्या बताया कि m1 प्लस m2 निकालना है, तो m1 प्लस m2 कितना होता है, -τh/b। तो -τh कितना है, 10, और b कितना है, 1। तो आंसर कितना आया, -10।
लेकिन यहाँ पे गिवन कंडीशन देखो कि एक लाइन का स्लोप फाइंड के इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, मतलब एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के 4 टाइम्स है। मतलब गिवन कंडीशन क्या है, m1 इक्वल्स टू 4m2, बस यही सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पे m1 है 4m2 रखना है। तो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे रख देंगे 4m2, तो ये 4m2 प्लस m2 कितना हुआ 5m2, तो 5m2 इक्वल्स टू -10, तो 5m2 इक्वल्स टू -10, तो m2 इक्वल्स टू कितना 5 डिवाइड में आ जाएगा तो -2, तो m2 की वैल्यू कितनी मिली -2। अब सेकेंड फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्या था सेकेंड फार्मूला, m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या था a/b, तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा k। अब m1 को क्या रखना है हमें, m1 को रखना है 4m2 मल्टीप्लाइड बाय m2, तो क्या हो जाएगा ये 4m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू k। ठीक है, m1 को रखा हमने 4m2 और ये m2 4m2 मल्टीप्लाइड बाय m2 का स्क्वायर 4 एज इट इज़ है इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे 4 इंटू m2 की वैल्यू रख देंगे कितने -2 का स्क्वायर बराबर k, तो यहाँ पे 4 -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4 4 द 16, तो दिस इज द आंसर। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पे k इक्वल्स टू 16, और यही हमें पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, बड़ा आसान सा है, प्रैक्टिस करो, आपको भी सिंपल लगने लगेगा। पहली बार अगर आप देखोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बार बार देखो, बहुत से क्वेश्चंस इस प्रकार के हैं आपके नोट्स में बुक में, तो उसको ट्राई करो। ठीक है, वैसे मैं बहुत से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं ट्राई कर सकता हूँ, ताकि हमें जो समय लगता है वो बहुत सारा लगता है और समय हमारे पास बहुत कम है, तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट जो है वो समझाना चाहूँगा। प्रैक्टिस तो आप खुद को करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय 6x² - xy प्लस 4ky² इक्वल्स टू 0 इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, एक तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिया है और उसमें की एक लाइन आपको गिवन है, कि एक लाइन आपको गिवन है और होमोजीनियस इक्वेशन में एक अननोन प्रेजेंट है k, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6, ट्वाइस h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें 2 लाइन है, उस 2 लाइन में कि ये एक लाइन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अगर ये लाइंस इसमें की ही है तो इसका जो हमने पढ़ा था क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। क्या था वो, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें स्लोप की इन्फॉर्मेशन बताता है, तो यहाँ पर से भी हम स्लोप निकालेंगे। तो देखते हैं bm², b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4m² प्लस 2h कितना -1, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा -m, फिर प्लस a की वैल्यू कितनी +6 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। अब 3x प्लस 4y क्या चीज़ है, एक लाइन है जो कि इसी में की एक लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा 4 -3/4। ठीक है, तो -3/m इक्वल्स टू -3/4, ये इस लाइन का स्लोप है, और ये लाइन इसी में की एक लाइन है, तो उस लाइन के स्लोप ने इस लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे जहाँ पे भी m है, तो यहाँ पे एक k की वैल्यू नहीं दिखी हमें, तो b की वैल्यू जो है वो 4k होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो b की वैल्यू जो है वो क्या होगी 4k। हाँ कोई बात नहीं, तो m की वैल्यू -3/4 हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों सब्स्टिट्यूट करना है हमें, क्योंकि ये जो है 3x प्लस 4y वो इसी लाइन में की दो लाइन में जो 2 लाइन का इक्वेशन है उसमें की एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। अगर रिप्रेजेंट करता है तो m जो होगा वो -3/4 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो m की वैल्यू -3/4 यहाँ पे रख देंगे, तो 4k -3/4 उसका होल स्क्वायर माइनस m मतलब -3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब क्या होगा, ये
4k माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। ये 4 से कितनी बार जाएंगे यहाँ पे 4 बार, ये प्लस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे, क्या होगा 3 1 जा 3 प्लस 3 6 4 जा, तो 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बचा 9k अपॉन 4, तो 9k डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 24 प्लस 3 27, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 27 अपॉन 4, 4 4 गेट कैंसल, 9 डिवाइड में आ जाएगा, 9 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो k की जो वैल्यू है ये यहाँ से -3 मिलेगी। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली -3। ठीक है, तो आपको ये लिखना है बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन उससे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, या फिर जो दो फॉर्मूले देखे हमने m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा।